हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सेटअप करने में टाइम लग गया। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि 11th केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का एक बेसिक टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहले समझते हैं। हर साल केमिकल बॉन्डिंग से जेईई मेन में 3 से 4 सवाल पूछा जाता है और नेट में 2 से 3 सवाल पूछते हैं। और साइड में मैंने यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, लेकिन इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बातें ये है कि केमिकल बॉन्डिंग को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में इसका डायरेक्ट लिंक होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, 11th में इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं और आगे आने वाले टॉपिक्स में फंसते हैं। तो वही बच्चे बोलते हैं कि केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा टफ है और रटना होता है। दरअसल कुछ नहीं रटना होता है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो आप लोगों को पूरा केमिस्ट्री आसान लगेगा। और मैं तो बोलूँगा कि केमिस्ट्री एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में और आगे आने वाले जितने सारे वीडियो होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद काफ़ी सारा ट्रिक्स दूंगा। और टॉपिक के एंड में एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे जेईई और नीट एस्पिरेंट्स है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग टॉपिक शुरू करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठना, और कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखना, तो केमिकल बॉन्डिंग का जो आउटलाइन है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो पहले देखते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप के बॉन्ड। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक दूसरा टाइप का बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और एक टाइप का बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अब देखना, पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेविस ऑक्टेट रूल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्साइटेशन थ्योरी। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है यहां से शुरू होता है, जिसको बोलते हैं VSEPR थ्योरी। इसका पूरा नाम आप लोगों को पता ही होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे VBT, जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT में 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। उसके बाद दूसरा चीज जो है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे MOT, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि काफी ज्यादा एडवांस थ्योरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। एंड लास्ट जो चीज है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पूरा वाइंड अप होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर देना। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड से शुरू करेंगे। जल्दी से लिख लो। अब देखना,
तो सब लोग हेडिंग दे देना केमिकल बॉन्ड। एकदम बेसिक से शुरू करने वाला हूँ, एकदम जीरो लेवल से, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसमें लिखना इट इज द अट्रैक्शन फोर्स it is the attraction force which holds the atoms together, holds the atoms together in a molecule। ठीक है, तो समझते हैं अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जैसे मान लो एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। अब ए और बी के बीच में मैंने एक बॉन्ड बनाया है। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट समथिंग कनेक्टेड। एक एटम और दूसरे एटम के बीच में एक धागा बंधा हुआ है। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर वालों के साथ एक बढ़िया सा बॉन्ड बना है, एक बढ़िया सा कनेक्शन है, जैसे कि दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज़, क्या मैं उस धागा को देख पा रहा हूँ? जो तुम्हारा घर वालों के साथ एक धागा बंधा हुआ है, क्या मैं वो देख पा रहा हूँ? नहीं। बिल्कुल सेम चीज़, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो धागा बंधा हुआ है, उसको एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको दिखाने के लिए एक डंडे का इस्तेमाल करते हैं। इसी को बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या होगा वो एनर्जी? तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। तो लिखना सेकेंड पॉइंट, द बॉन्ड एनर्जी is greater than 42 किलोजूल पर मोल। एनर्जी का यूनिट है ये, राइट। अब देखना अब इस तरफ हेडिंग दे देना टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखना, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। तो ध्यान रखना, कुछ टाइप के बॉन्ड होते हैं जो कि वैन डर वाल्स फोर्स से बनते हैं। जैसे कि पहले लिख लिया मैं, वैन डर वाल्स फोर्स से जो बॉन्ड बनता है। और इस टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 8 किलो जूल पर मोल से भी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। उसके बाद कुछ ऐसे टाइप के बॉन्ड होते हैं जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे तोड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी 8 to 42 किलो जूल पर मोल, राइट। उसके बाद एक तीसरे टाइप के बॉन्ड होते हैं जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, जिसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और इसको 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और एक लास्ट टाइप का होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो बॉन्ड है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर दो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। डन। अब देखो, देखना, तो अब हेडिंग दे दो आयोनिक बॉन्ड, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका और एक नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
तो इसके बारे में लिखना, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स by complete transfer of electrons, by complete transfer of electrons, राइट। अब इसे समझते हैं। देखना, जैसे एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देखना, ए ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर दिया और बी ने क्या किया, उसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर दिया, राइट। तो क्या हो रहा है, जैसे ही ए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर एक कौन सा चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। बी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो तुम सब लोग को पता ही होगा, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, एक कैटायन, और नेगेटिव मतलब क्या होता है, एनायन। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस टाइप के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो इनके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो ए और बी के बीच में जो भी बॉन्ड बना इसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो लिख लो जल्दी से, तो कुछ चीजें और ध्यान से सुन लो। जैसे याद रखना कि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। कैसे बनता है, देखना, ए ने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो आप लोग 10th में पढ़े हो कि मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देना। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेना। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सेम चीज हो रहा है। तो लिखना एक पॉइंट, इन जनरल आयोनिक बॉन्ड फॉर्म between metals and non-metals, in between metals and non-metals। तो जल्दी से लिख लो इसको पहले, डन। अब देखना, देखना, क्या ये जरूरी है कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनता है। देखना, इसके लिए एक एक्सेप्शन मैं तुम लोगों को बताता हूं, क्या है वो एक्सेप्शन। और ध्यान रखना, एक्सेप्शन क्या है, केमिस्ट्री में जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड हमेशा बनता है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि NH4Cl, ठीक है। अब NH4Cl क्या है, NH4Cl है एमोनियम क्लोराइड। अब एमोनियम क्लोराइड में देखो, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आप लोग जब शायद पढ़ चुके हो, या फिर मैं इसका एक जब वीडियो बनाऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज़ नॉन मेटल है, लेकिन जब इस NH4Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है, अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो NH4+ में एग्जिस्ट करेगा और Cl नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो NH4+ आयन को बोलते हैं एमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, एमोनियम आयन, जो कि एक अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है, एक अल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है, जो कि ग्रुप 1 में प्रेजेंट है अपने पीरियोडिक टेबल में। और Cl क्लोरीन तो है ही अपना नॉन मेटल, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड, राइट। अब देखना, लेकिन आयोनिक बॉन्ड का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड।
NaCl। NaCl में सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो क्या हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दे रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्योंकि नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। Na और Cl के बीच में क्या है, एक आयोनिक बॉन्ड है। तो जल्दी से नोट डाउन कर देना। देखना तो क्या क्या और एग्जाम्पल हो सकता है आयोनिक बॉन्ड का, जिसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट किया गया एग्जाम्पल हो सकता है। तो लिखना KCl, NaF, MgCl2, राइट। इन सब में क्या प्रेजेंट है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखना लिख लिया। अब देखना तो अब पढ़ते हैं कि एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो हेडिंग दे देना, कंडीशन टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। कंडीशंस टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। तो क्या क्या कंडीशन होता है, ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो लिख लेना, the ionization energy of the metallic element should be low, क्या मतलब है इसका, यहाँ पे मैंने जो एक टर्म लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी, कितने बच्चों को समझ में आता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो ध्यान से सुनना जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट का सेंटर में क्या होता है, किसी भी एटम का सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ये होता है इनर सेल, ये होता है आउटर सेल। ठीक है, अब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर सेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है, मतलब बोल सकते हैं कि एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, मेटल डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मेटेलिक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आ गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटेलिक एलिमेंट शुड बी लो, ये होता है फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में लिखना, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी of the non-metallic element should be high। क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किसका ज़्यादा होना चाहिए, जो नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोडियम का बनाया था, तो Cl क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ अफेयर, इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा पसंद करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे से खींचेगा। तो नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होना चाहिए, नॉन मेटालिक एलिमेंट का ज़्यादा होना चाहिए। तो सवाल अभी यहाँ से ये पूछते हैं कि क्या यही दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए, क्या कुछ और कंडीशन नहीं होता है। सोचो एक बार। जी नहीं, ये दोनों के अलावा एक और कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो इसको लिख लो, उसके बाद पढ़ते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। डन। अब देखो जो तीसरा कंडीशन है उसको मैं लिख रहा हूं, द लैटिस एनर्जी of an ionic compound should be high।
ठीक है, कोई कोई इसको लैटिस बोलता है, मैं लैटिस बोलता हूँ, कोई कोई इसको लैटाइस बोलते हैं। तो देखना इसका दो डेफिनेशन है, क्या दोनों डेफिनेशन है पहले समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन में लिख रहा हूँ लैटिस एनर्जी का, तो लिखना द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अच्छा पहले समझते हैं लैटिस क्या है, किसी किसी बच्चों को लैटिस के बारे में नहीं पता है। तो लैटिस क्या होता है, एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, आयंस होते हैं अपोजिट चार्ज आयन के साथ चारों तरफ सराउंड होकर रहते हैं। ठीक है, तो लैटिस के बारे में थोड़ा लिख लेता हूँ पहले। लिखना इट इज द closely packed structure in which each ion gets surrounded by oppositely charged ion, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सा लैटिस की मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पे NaCl की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, तो लैटिस समझते हैं क्या होता है लैटिस। इट इज ए क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इन व्हिच ईच आयन गेट सराउंडेड बाई ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। क्या मतलब है इसका, देखना तो यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो एक क्यूब बना रहा हूँ पहले, ध्यान से देखना। जब तुम लोग 12th में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, तब NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल की तरह होता है। तो देखना NaCl का स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं, जो 8 के 8 कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे क्या लाया करता है, Cl- आयन, क्लोराइड आयन। राइट, अब यहाँ पे जो फेस है, कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6। अगर तुम एक रूम को कंसिडर करोगे, जो जिस रूम में तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो उस रूम में देखना 6 के 6 फेस होंगे। तो 6 फेस में क्या होता है, Na+ आयन फेस प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे एक Na+ होगा, यहाँ पे एक Na+ होगा, इसके ऊपर एक Na+ होगा, इस साइड में एक Na+ होगा, यहाँ पे एक Na+ होगा और एक यहाँ पे Na+ होगा। ठीक है, तो 6 फेस में Na+ है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी एक Cl- होगा, 8 कॉर्नर में Cl- होते हैं। तो देखना Cl- के चारों तरफ क्या है, Na+ है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो चारों तरफ नेगेटिव आयन से सराउंडेड है। तो यही होता है लैटिस। और लैटिस मतलब याद रखना कि जो क्लोजली स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, जैसे एक कैटायन और एनायन के बीच में क्या लाई करता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा क्लोज्ड होगा, जितना ज़्यादा क्लोज्ड होगा उतना ज़्यादा सॉलिड होगा। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जल्दी से लिख लो। अब देखना अब लैटिस एनर्जी क्या है ये समझते हैं। लैटिस एनर्जी तो इसका दो डेफिनेशन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released by the formation of one mole of an ionic lattice from its gaseous constituent ions। गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस तो क्या है समझते हैं। देखना यहाँ पे, जैसे मान लो
Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये दोनों मिला के बनाते हैं NaCl सॉलिड, राइट। तो अब समझते हैं, देखना, तो जो NaCl बन रहा है, जो नमक बन रहा है, ये हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो तुम लोगों को पता होगा कि एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है, ये भी लिख लेना। ये आगे भी बताऊंगा, एनर्जी लेवल डायग्राम जब पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उससे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ेगा कब? जब एनर्जी रिलीज होगी, और स्टेबिलिटी घटेगा कब? जब एनर्जी ज़्यादा होगा। एक सिस्टम में जितना ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, तो इन्वर्स रिलेशन आता है। तो ध्यान रखना, जब आयोनिक लैटिस बनता है, एक स्टेबल चीज़ बनता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी अगर रिलीज होगा तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। अभी ध्यान रखना कि जब एनर्जी रिलीज होता है तो साइन होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि एक लैटिस फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये होगा फर्स्ट डेफिनेशन। तो पहले जल्दी से लिख लो इसको, इसके बाद दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखना, अगर मान लो मैं इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करूंगा, मतलब एक स्टेबल चीज को तोड़ूंगा, तो किस में टूटेगा? 100% गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएगा। तो जब तुम स्टेबल चीज को तोड़ रहे हो तो 100% एनर्जी दोगे, तो एनर्जी अगर रिक्वायरमेंट हो रहा है सिस्टम को, तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका रिवर्स डेफिनेशन अब लिखते हैं, देखना, लिख लिया। तो सेकेंड डेफिनेशन लिखना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of an ionic lattice to its gaseous constituent आयन्स। देखो, उसमें क्या कर रहे थे? एक लैटिस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं? उसी लैटिस कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो देखना, तो रिएक्शन एकदम उल्टा हो जाएगा। NaCl सॉलिड को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो, तो किस में टूट जाएगा? Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लैटिस कंपाउंड डिसोशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना डेल्टा H डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना, जब भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम को तुम एनर्जी देके तोड़ रहे हो, तब साइन होता है पॉजिटिव। जब एनर्जी रिलीज होता है तब साइन होता है नेगेटिव, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, जब बॉन्ड फॉर्म होता है इट लीड्स टू रिलीज इन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर bond formation tends to release in energy and bond breaking tends to absorption of energy, राइट। इसका साइन नेगेटिव होगा और इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। यही दोनों चीज़ अभी मैंने समझाया, तो जल्दी से लिख लो। देखना अभी तो लैटिस एनर्जी का दोनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब देखते हैं कौन सा फैक्टर एक लैटिस को अफेक्ट करता है। तो हेडिंग दे देना,
फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। देखो अभी भी कंडीशन चल रहा है, कंडीशन टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो देखना, ध्यान से सुनना। तो क्या हो रहा था, एक कैटायन बन रहा था हमारे पास, एक एनायन बन रहा था, ठीक है। मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है जिसको बोलते हैं R, ठीक है। तो देखना Q1 Q2 एक कैटायन और एक एनायन के बीच में एक डिस्टेंस है R। तो लैटिस क्या होता है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होगा। जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उतना ज़्यादा लैटिस स्टेबल होगा और उतना ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट फैक्टर लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्ट चार्ज भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर क्या है, ध्यान से सुनना। देखना, अगर मैंने एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अगर मान लो मैंने 7 बॉल्स दिया, कितने, 7 बॉल्स, इसको बोला कि अरेंज करने के लिए 7 बॉल को तुम्हें अरेंज करना है। 7 छोटे छोटे बॉल दे दिया और 7 बड़े बड़े बॉल दे दिया, जैसे मान लो। तो ये 7 बॉल हो गए, इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में जो है 7। अब मान लो 7 बड़े बड़े बॉल्स दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो ये छोटे साइज के बॉल्स हैं और ये बड़े साइज के बॉल्स हैं। मान लो यहाँ पे कैटायन होगा और बगल में क्या होगा, सारे एनायंस होगा। यहाँ पे कैटायन है, यहाँ पे बगल में क्या है, एनायंस है। अब मैं पूछूंगा कि लैटिस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, कैसे डील करेंगे। तो देखना, इसको डील करने के लिए पढ़ेंगे एक चीज़, वॉइड्स, जो कि 12th जब तुम सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो इसमें वॉइड नाम का एक टर्म आएगा। तो वॉइड क्या होता है, फ्री स्पेस, ठीक है, जो वैकेंट स्पेस होता है। तो छोटे छोटे वाले में देखना इतना वैकेंट स्पेस है, बहुत ही कम वैकेंट स्पेस है। लेकिन एक बड़े जो बड़ा बड़ा बॉल्स है उसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा वैकेंट स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि जितना कम वैकेंट स्पेस होगा उतना अच्छा पैक्ड होगा, बढ़िया से पैक हो रहा है वो। इसका मतलब छोटे साइज का पैकिंग सबसे बढ़िया है, राइट। और अगर पैकिंग बढ़िया है तो क्या ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या होता है, छोटे साइज का लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये दोनों फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, जल्दी से लिख लो। लिख लिया, तो अब देखते हैं। तो यहां पे एक और पॉइंट लिख लो, मोर इज द लैटिस एनर्जी more stable will be the compound. More stable will be the compound, ionic compound. जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा लैटिस एनर्जी का, मतलब उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है, उतना अच्छा क्लोजली पैक्ड हुआ है, उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, राइट। अब देखना एक दो एग्जांपल करते हैं जो कि एंट्रेंस में पूछते हैं लैटिस एनर्जी से। तो कंपेयर करना, यहां पे लिख दे रहा हूं कंपेयर लैटिस एनर्जी। NaCl, पहले LiCl, NaCl, KCl और RbCl। इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले देखेंगे चार्ज, उसके बाद देखेंगे साइज। तो पहले चार्ज देखते हैं। तुम सबको पता है ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। देखो यहाँ पे कैटायन पार्ट कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, जो कि फर्स्ट ग्रुप में आते हैं और उनका वैलेंसी मतलब 1 होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा, एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, Li+, Na+,
K प्लस एंड Rb प्लस, ये साइज चार्ज ऑर्डर। अगर सबके ऊपर एक एक चार्ज है तो उसके बाद तुम लोग चेक करना साइज। तो बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हेली नाकी रब से फरिया। इसका मतलब क्या है, जैसे ही टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे एक ग्रुप में ये लोग लाई करते हैं तो साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ेगा मतलब क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा। जितना बड़ा साइज उतना कम, मतलब उतना ज़्यादा वॉइड होगा, उतना ज़्यादा वॉइड होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, साइज किसका सबसे छोटा, लिथियम का, छोटे साइज का लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा, मैंने बोला था। तो ये हो जाएगा ऑर्डर। सबसे पहले चार्ज देखना, उसके बाद देखना साइज। उसके बाद एक और एग्जांपल करना, कंपेयर करना MgO, LiCl और NaCl। इसको कंपेयर करना एक बार, बताओ किसका ज़्यादा है। कर लिए, देखना, बताओ मैग्नीशियम चार्ज कितना आता है इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आता है, 2 नेगेटिव। इसके ऊपर एक पॉजिटिव, इसके ऊपर एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो चार्ज किस में ज़्यादा हो रहा है, इसमें। अगर चार्ज ज़्यादा हो रहा है मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा लैटिस एनर्जी, MgO का। उसके बाद LiCl NaCl चार्ज इक्वल हो गया, तो क्या देखेंगे अभी, साइज देखेंगे। साइज किसका छोटा है, लिथियम का। जितना छोटा साइज उतना कम वॉइड, उतना बढ़िया अट्रैक्शन, उतना क्लोजली पैकिंग। तो LiCl का इसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो पहले चार्ज देखना, उसके बाद साइज देखना। जल्दी से लिख लो। अब देखना, अब देखते हैं, हेडिंग देना, आयोनिक कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। किस टाइप के सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या मतलब होता है क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टल मतलब क्या होता है, हार्ड है और एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा हार्ड, जितना ज़्यादा हार्ड मतलब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो NaCl सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखना, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। सबका रीजन एक ही है, जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसको मेल्ट करने के लिए हमें हीट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा और बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखना, आयोनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी रीजन सेम है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होकर रहते हैं। तो क्या इनसे फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब ये लोग लूजली पैक्ड होकर रहेंगे। लेकिन ये लोग तो क्या है, ज़्यादा क्लोजली और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्लोजली पैक्ड होकर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये लोग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब बोला जाएगा, जब NaCl को तुम मेल्ट करोगे या फिर पानी में डालोगे। तो लिखना, आयोनिक कंपाउंड्स becomes good conductor of electricity when
या फिर लिखना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्टेन स्टेट मतलब क्या है, जब तुम NaCl को क्या करोगे, हिट करोगे, या फिर इसको जब तुम पानी में डुबाओगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा, वहां से एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीटली ट्रांसफर किया गया था वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वही जाके आगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये चारों प्रॉपर्टी पहले लिख लो। इसके बाद एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की मैं बताता हूं, सॉल्युबिलिटी। डन। अब देखो जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होगा और आयोनिक बॉन्ड के बारे में खत्म होगा आज ये। तो लिखना फिफ्थ प्रॉपर्टी, लिखना आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in solvents having high dielectric constant। अब देखना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो। डाई इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बनता है उसको वीक करने के लिए, टू वीकनिंग द बॉन्ड। तो ये किसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, सॉल्वेंट में वाटर। तो लिखना सेकेंड पॉइंट, वाटर हैज द हाइएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है, 81। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको तोड़ने के लिए या फिर वीक करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने के लिए एक आयोनिक कंपाउंड एक सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा इसको डिफाइन करने के लिए एक चीज पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो इसको लिख लो, मिटा के हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। डन। देखना तो सॉल्युबिलिटी के लिए डिफाइन करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखना हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जब तुम एक आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl हम एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl को जब तुम पानी में डुबाओगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। किससे किससे टूट जाएगा, उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा, एक Na+ में टूटेगा, एक दूसरा Cl- में टूटेगा। तो देखना, तो एक पॉइंट लिखना, व्हेन वी पुट एन आयोनिक कंपाउंड into water, it breaks into its gaseous constituent ions। उसके बाद क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स gets surrounded to the opposite end of ions। This process is called hydration। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। जैसे तुम एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा,
डिफरेंट डिफरेंट आयन में टूट जाएगा, एक कैटायन में टूटेगा, एक एनायन में टूटेगा। तो कैटायन को क्या करेंगे, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और एनायन को भी चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जैसे तुम NaCl को पानी में डाला तो क्या हो गया, Na+ में ये टूट गया, और क्लोरीन कैसे टूटा, Cl- में। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O, जो कि बेंट शेप का होता है। तो देखना अब क्या होगा, चारों तरफ से क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करने लग जाएंगे। क्लोराइड आयन को भी क्या होगा, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। राइट, अब देखना अभी क्या किया हमने, जब आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिए तो क्या हुआ, ये टूट गया अपना Na+ आयन एंड Cl- आयन में। तो Na+ आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए, और Cl- के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए। तब यहाँ से एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे भी इसके बारे में बताऊंगा। तो देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का होता है 3.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से आगे जाके इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलूँगा। तो देखना, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होकर रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास अगर थोड़ा शिफ्ट होकर रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कंप्लीट नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पार्शियल बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो गया है। इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इस हिसाब से लिख देना। इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखना, अब क्या होगा, Na के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑपोजिट एंड के जो चार्ज है इसके चारों तरफ सराउंड कर चुके हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। यहाँ पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। राइट, अब यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जब भी अट्रैक्शन फोर्स होता है तब उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होगा मतलब, देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ एक और पॉइंट, पहले इसको लिख लो, इसको मिटा के आगे पढ़ते हैं। अब देखना, लिखना, सम अट्रैक्शन फोर्स develops in between oppositely charged ions. Some energy will be released. Will be released. और उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिखना, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखना, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा वो आयोनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा। तो मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, सेकेंड पॉइंट लिखना, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, मोर विल बी द solubility of
एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तब यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस किस के साथ, चार्ज के साथ और साइज के साथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, सेम चीज़ यहीं पे भी होगा जैसे लैटिस एनर्जी में होता था, क्योंकि ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, राइट। तो इसको जल्दी से लिख लो, एक दो एग्जांपल करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के लिए भी देखना अभी। अब कंपेयर करना हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, LiCl, NaCl, KCl और RbCl। हाइड्रेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा बताओ। ये हो जाएगा Li प्लस, ये हो जाएगा Na प्लस, ये हो जाएगा K प्लस, ये हो जाएगा Rb प्लस। ये किसका ऑर्डर है, साइज ऑर्डर। किसका ज़्यादा होगा, रुबिडियम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने से साइज बढ़ता है। तो साइज जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी उल्टा हो जाएगा। तब Li प्लस का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये हो गया अपना हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर, राइट। अगर मैं अभी एक्वस टर्म यूज़ कर रहा हूँ, जैसे साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन्स, अगर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस और Rb प्लस एक्वस। अब मैं पूछूंगा इसका साइज ऑर्डर बताओ, तो बताओ किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। आप लोग बोलोगे कि रुबिडियम का सबसे ज़्यादा होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लिखना नीचे, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन्स। जैसे मान लो लिथियम का साइज, लिथियम और रुबिडियम को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक जगह एक बीकर में मैंने क्या लिया, लिथियम प्लस को लिया और रुबिडियम प्लस को लिया। अब लिथियम का साइज छोटा है, कुछ इस तरह होगा, और रुबिडियम का साइज थोड़ा बड़ा है, कुछ इस तरह होगा। अब बताओ, इस बीकर में वाटर है, हम हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं, तो देखना पहले साइज कंपेयर करेंगे, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे। बताओ लिथियम आयन को सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा या फिर रुबिडियम आयन को। लिथियम आयन को, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है तो इसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके टच में आएंगे, तो जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और इसका साइज भी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन्स अगर पूछा जाएगा तो लिथियम एक्वस का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रेटेड आयन्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो लिथियम एक्वस का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना इसको। अब देखना एक और सवाल क्या पूछते हैं, इससे पूछेंगे मोबिलिटी ऑर्डर, मोबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लिख सकता हूं। बताओ मोबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, कौन सा आयन कितना फास्ट मूव कर सकता है उसको बोलते हैं मोबिलिटी, और जितना ज़्यादा फास्ट मूव करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो बताओ बड़ा वाला एक मोटू बहुत स्पीड में घूम सकता, मतलब आसानी से मूव कर सकता है, एक छोटा इंसान, एक मोटा या छोटा, 100% आप बोलोगे एक छोटा, ठीक है। तो छोटा कौन है, रुबिडियम एक्वस। तो Rb प्लस एक्वस क्या है, छोटा है इसके कंपैरिजन में, हाइड्रेटेड आयंस के कंपैरिजन में। मैं इसका कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इसका कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये धीरे मूव करेगा कौन, लिथियम एक्वस, और ये फास्ट मूव करेगा। तो फास्ट मूव करेगा मतलब मोबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, रुबिडियम प्लस का। ठीक है, तो एक ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना ये सबका। ये एक और प्रॉपर्टी खत्म हो गया, जल्दी से लिख लो। अब देखना
नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब नॉन रिजिड क्या है और रिजिड क्या है समझते हैं। देखो इस मार्कर पेन को देखना, ये एक एटम, मान लो ये एक आयन है, कैटायन है, ये एनायन है, इसके बीच में जो मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो इतना ही हो सकता है। क्या इसको मैं आपस में टच कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो इसको बोला जाएगा रिजिड, क्योंकि मैक्सिमम इस आयन और इस आयन के बीच में जो मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो इतना ही हो सकता है, तो इसको बोला जाएगा रिजिड। अब नॉन रिजिड क्या है? जो कि और पास आ सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लग रहा है? आयोनिक कंपाउंड में लग रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो चाहें तो और आगे आ सकते हैं, तो इसको बोला जाता है नॉन रिजिड। मतलब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन रिजिड होते हैं और करीब आ सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब नॉन डायरेक्शनल क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने Na+ रख दिया, सेम डिस्टेंस पे Cl- रख दिया चारों तरफ। अब बताओ Na+ किसको सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा? इसको, 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 इसको। तो सारे के सारे क्लोराइड आयन सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ये सभी को एक साथ अट्रैक्ट करेगा। अगर सबको एक साथ अट्रैक्ट कर रहा है मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो इसीलिए बोला जाता है कि आयनिक कंपाउंड का कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, कुछ ज्योमेट्री भी नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेना और एक पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड्स do not have geometry, hence can't show isomerism, hence can't show isomerism। क्या तुम लोगों को NaCl का कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री पता है? जैसे मीथेन का तुम लोगों को पता है, CH4 का क्या होता है? टेट्राहेड्रल कार्बन, राइट। आगे तुम लोगों को बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन CH4 एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनका कुछ भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होता है, इसीलिए ये लोग आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। आइसोमरिज्म के बारे में मैं आगे बताऊंगा जब वीडियोस अपलोड करूंगा। तब CH4 क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, इसका कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है। तो सारा प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर लिया, लिख लेना इसको। इसी के साथ हमारा आयोनिक कंपाउंड, जो आयोनिक बॉन्ड था, जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड था आयोनिक बॉन्ड, वो खत्म हो चुका है। तो आयोनिक बॉन्ड में जितना सारा मैंने बताया शायद आप लोग नोट डाउन कर चुके हो। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, और आगे बताऊंगा लेविस ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो अगले वीडियो में सारा चीज़ पढ़ाऊंगा। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड येस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।